फाइनेंशियल सर्विसेज आम जनता तक पहुंचाना है एक तरीके से, कि आम जनता उसको अवेल कर पाए। क्योंकि कई बार एक बेसिक वो है, क्राइटेरिया है कि उसके बाद बियॉन्ड ही जाके अगर बैंक का पैसा होगा तभी बैंक कुछ ना कुछ लोन देगा। मेजरली डिफरेंस है यही है कि पेमेंट बैंक से लोन नहीं दे सकता, जबकि बैंक लोन भी दे सकते हैं। अभिषेक, आप ऋषिकेश से आए हैं, है ना? जी। आप हमें बताएंगे कि ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश क्यों पड़ा? सर, इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने ऋषिकेश का अवतार लिया था, जहाँ जिसमें एक ऋषि हुआ करते थे पौराणिक काल में, रैव्य ऋषि। उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, जिस कारण उनसे मतलब खुश होकर भगवान विष्णु ने ऋषिकेश का अवतार लिया था। ऋषिकेश का मतलब ये होता है कि जिस ईश्वर का मतलब इंद्रियों को पे विश्वास कर दिया। ऋषिकेश का मतलब क्या बता रहे हैं आप? ऋषिकेश दो शब्दों से मिलकर बना है, ऋषिक धन ईश। ऋषिक मतलब जिसका इंद्रियों पे वश हो, और ईश मतलब भगवान। तो ऐसा भगवान जो इंद्रियों पे वश करे। ओके, ठीक है। अच्छा, ऋषिकेश में जो इकोनॉमी है ऋषिकेश की, है ना, वो किस तरह है? वहाँ के लोगों के आय का साधन क्या है? या कुछ फैक्ट्रीज वगैरह भी हैं ऋषिकेश में? कुछ बताएंगे आप? सर, बेसिकली ऋषिकेश की मेजर जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है। एंड मतलब यहाँ की इकोनॉमी में कहें तो 80 से 90% टूरिज्म पे डिपेंड करता है, सीजनल इकोनॉमी। एंड मतलब टूरिज्म के अंदर ही रिवर राफ्टिंग वगैरह भी आती है, मतलब एडवेंचर वगैरह। एंड थोड़ी बहुत यहाँ मतलब बाकी सर्विस सेक्टर मतलब नहीं है यहाँ, बहुत कम है। बहुत कम है, ठीक है। ओके, जैसे आपने कहा टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है इधर, है ना? ठीक है, ओके। और आपने कहा कि यहाँ पे टूरिज्म बेस्ड इसलिए है कि एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं। और किस रीज़न के कारण जो है टूरिस्ट यहाँ विजिट करना पसंद करता है? सर, मेजर रीज़न तो सर एडवेंचर है। एंड थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी बहुत तो कैसा बहुत ज़्यादा ही सर, ऋषिकेश को सर अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी भी कहते हैं। तो यहाँ योगा और मेडिटेशन का भी बहुत प्रचार है, और उस चक्कर में भी मतलब अच्छा, हमने सुना है ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, है ना? तो यही कारण होगा कि बोलते हैं? सर, इसके पीछे भी सर एक मान्यता है। सर, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषिकेश में एक जगह है, उसका नाम 84 कुटिया है। वहाँ पर एक मतलब कुटिया के जो महंत थे, स्वामी महेश योगी जी थे। तो उनके काल के टाइम पे जब वो स्वामी थे वहाँ, उस टाइम पे ब्रिटेन से एक वो रॉक बैंड आया था, उसका नाम था बीटल्स। कहाँ से आया था वो? ब्रिटेन से। आर यू श्योर कि ब्रिटेन से ही थे वो? यस श्योर। ठीक है। देन उन्होंने यहाँ की मतलब यहाँ रह के योगा मेडिटेशन वगैरह किया था, तो उन्होंने यहाँ के योगा को मतलब एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे फेम दी थी, वो जिस कारण से उनको क्रेडिट भी जाता है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके अभिषेक, आप एक चीज़ बताओ कि आपने कहा महेश योगी जी है ना, बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं। उनके कोई डिसाइपल हैं जो अभी वर्ल्ड नोन हैं और इंटरनेशनली जाने जाते हैं, उनका नाम पता है आपको? सर इफ आई एम राइट, बाबा रामदेव। नो, वे हैं श्री श्री रविशंकर जी, और वो महेश योगी जी जो रहे हैं उन्हीं के डिसाइपल हैं, है ना? ठीक है। अच्छा अभिषेक, आप ये बताएं, आप क्यों बैंकिंग सेक्टर में आना चाह रहे हैं? जी सर, बैंकिंग सेक्टर सर एक वेल रेप्यूटेड सेक्टर है। एंड यहाँ मतलब इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी इजी है, मतलब इजी तो नहीं कहेंगे बट क्विक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता यहाँ प्रोसेस होने में। एंड आपकी ज्वाइनिंग आने में मतलब हार्डली 6 से 8 मंथ लगते हैं। एंड ग्रोइंग सेक्टर भी है, इकोनॉमी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसा भी है। और साथ में ये भी है सर कि क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हर समाज का हर वर्ग का एक अकाउंट बन रहा है, चाहे वो बैंक अकाउंट, मतलब हर वर्ग बैंक से जुड़ रहा है, जिस कारण बैंक के कहीं ना कहीं से जो टोटल जो एनडीटीएल वगैरह है वो बढ़ रहे हैं। इस चक्कर में बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, और मैं किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहूँगा मतलब जिसमें ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो वहाँ मेरी भी ग्रोथ के चांस है। ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, आपने आंसर में आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की, है ना, एनडीटीएल की भी बात की,
बैंकिंग ग्रोइंग सेक्टर की बात की, इन सब पे हम आएंगे। पहला मेरा क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से आप क्या समझते हैं? सर फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीन्स होता है कि जो बैंकों की या एनबीएफसी वगैरह है, जनता को एक तरीके से बैंक के साथ साक्षर करना, बैंक की सारी जानकारी देना। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि गवर्नमेंट की कोई 3 स्टेप, केवल स्टेप के नाम बताना, डोंट इलैबोरेट मत करना उसको, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत ली गई इसको बढ़ाने के लिए। सर सबसे बड़ा स्टेप तो सर यूपीआई है, एनपीसीआई का रुपए कार्ड है। इसको, क्योंकि इसके तहत भी हम मतलब अब लगभग हर जगह इसका यूज होता है। एंड सर कई योजनाएं भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री। सर पेमेंट बैंक मेजरली डिफरेंस है यही है कि पेमेंट बैंक सर लोन नहीं दे सकता, जबकि बैंक बल्कि ये भी बोल सकते हैं कि पेमेंट बैंक मतलब छोटा अमाउंट, उसकी पेड अप कैपिटल बहुत कम होती है, एंड बैंक तो लार्ज अमाउंट में होता है। जनधन योजना, जनधन योजना, ओके ठीक है, याद आ गया आपको। ओके, और सर एक और, सर पेमेंट्स बैंक वगैरह, पेमेंट बैंक्स, ठीक है, आरआरबीस वगैरह भी गवर्नमेंट ने रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है। तो आपने 3-4 ये काउंट की हैं, है ना? ठीक है। पहला आपने जो बताया है वो बताया आपने यूपीआई और एनपीसीआई का जो रूल है। दूसरा आपने बताया आपका जनधन योजना, फिर आपने पेमेंट बैंक्स और आरआरबीस को भी बताया, है ना? ठीक है, ओके। अच्छा, यूपीआई अभी कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है, उन कंट्रीज का नेम बताएंगे आप? सर इनिशियली तो सर नेपाल ने किया था अडॉप्ट, देन उसके बाद अभी यूएई ने भी अडॉप्ट कर दिया है, एंड मॉरिशस हो गया। कोई हमारा पड़ोस में एक और देश साउथ में, श्रीलंका ने भी अडॉप्ट कर दिया है, एंड साथ में फ्रांस ने भी अडॉप्ट कर दिया अब तो। ओके ठीक है। तो ऐसा क्या है इस टेक्नोलॉजी में कि जो बाहर कंट्रीज के लोग हैं या वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसे अप्रिशिएट कर रही है? सबसे बड़ी बात तो सर यूपीआई इजीली एक्सेसिबल है, मतलब इसमें जो इंटरफेस वगैरह होते हैं, यूआई इंटरफेस वगैरह, वो बहुत इजी होता है। मतलब आमतौर पे हम पैसा फंड ट्रांसफर करना हो अगर, तो हम बैंकिंग ऐप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि बैंकिंग ऐप्स में एक तो कई बार सर्वर डाउन रहता है, कई बार कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती है जिस चक्कर में कई बार मतलब डिपॉजिट, मतलब जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसका कई बार मन भी नहीं करता, मतलब वो परेशान हो जाता है कई बार उस चीज़ से। तो यूपीआई एक ऐसी चीज़ है कि मतलब एक तो उसका वो है कि मतलब यूनिफॉर्म है कि हर जगह, मतलब कोई भी ऑपरेटर हो, कोई भी रिसीवर हो, मतलब कोई भी बैंक का हो, वो हर जगह चलता है। एंड एक ये भी है कि मतलब वो दो बैंक अकाउंट को मतलब क्या बोलते हैं, रियल टाइम में मतलब तुरंत के तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता है, तुरंत के तुरंत पैसे ट्रांसफर करता है, ठीक है। अच्छा, ये यूपीआई जो आया है उस समय कौन थे हमारे गवर्नर, और जिनको श्रेय भी दिया जाता है कि यूपीआई को लाना जो है, ये मतलब यूपीआई जो आया वो इनकी वजह से आया? सर रघुराम राजन जी। रघुराम राजन जी थे, ठीक है। उनके बाद कौन गवर्नर बने? सर उनके बाद तो सर पूजित पटेल जी बने। और अभी कौन है? अभी सर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ठीक है। आपने पेमेंट बैंक्स भी बताया है ना, तो पेमेंट बैंक में ठीक है, तो ये पेमेंट बैंक्स कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रही है, ये बताइए आप। सर पेमेंट्स बैंक का बनाने का मेन मोटो ये था कि एक तरीके से मतलब जो रीजनल गांव के लोग हैं या फिर तो मतलब जो स्मॉल फाइनेंस, जो इससे पहले बैंक्स थे नॉर्मली पीएसबीज, वो एक तरीके से मतलब गांव के शहरी इलाकों में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे थे एंड उनको फाइनेंसिंग करते थे। तो जो समाज का जो इंडिया की मेजर इकोनॉमी है पहले की मतलब कृषि पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे, तो यहाँ कहीं ना कहीं से किसान यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अच्छा, पेमेंट बैंक्स को जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत फार्मर्स को या एग्रीकल्चर सेक्टर्स को लैंड, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देने के लिए कितना बोला गया, कितना परसेंटेज जो है इनको देना होता है? एग्रीकल्चर स्पेसिफिक सर 24%, और पूरे रूरल एरियाज में, ओवरऑल सर 75%। रूरल एरियाज में 75%। अच्छा, कुछ ये भी प्रोविज़न है कि इनको इतनी परसेंट या इतनी ब्रांचेज इनको रूरल एरियाज में खोलनी है? सर अपनी मतलब ज़्यादातर 75% ब्रांच अपनी रूरल एरिया में खोलनी है। आर यू श्योर?
ओके, इसको चेक करिए, ठीक है। अच्छा, पेमेंट बैंक और बैंक में क्या डिफरेंस है? सर पेमेंट बैंक मेजरली डिफरेंस है यही है कि पेमेंट बैंक सर लोन नहीं दे सकता, जबकि बैंक लोन भी दे सकते हैं। ओके, बल्कि ये भी बोल सकते हैं कि पेमेंट बैंक मतलब छोटा अमाउंट, उसकी पेड अप कैपिटल बहुत कम होती है, एंड बैंक तो लार्ज अमाउंट में होते हैं। और क्या क्या है, और इसके अलावा और क्या डिफरेंस है? सर ये भी है कि डिपॉजिट भी सर पेमेंट बैंक में हम 2 लाख से ज़्यादा नहीं करा सकते एक अकाउंट में नॉर्मली, एंड बैंक की तो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, पेड अप कैपिटल क्या है इनका? सर पेमेंट बैंक का 200 करोड़। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है आपके, कमर्शियल बैंक, इनका क्या है पेड अप कैपिटल? सर इनका कोई आइडिया ओके, ठीक है। आपने एक और टर्म यूज़ की थी एनडीटीएल, नहीं। सर तो व्हाट इज एनडीटीएल? सर एनडीटीएल मींस नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज। सर बैंक की कुछ ना कुछ लायबिलिटीज होती है, जो उसके डिपॉजिट्स होते हैं, जो बैंक में पैसा रहता है वो दो तरीके से होता है, या तो टाइम डिपॉजिट होगा या फिर डिमांड डिपॉजिट होगा, मतलब जिसे हम काशा या राफा बोलते हैं। तो जो टोटल अमाउंट्स होती है जो, उसको एक तरीके से हम एनडीटीएल में काउंट करते हैं। ओके, ठीक है। तो कासा ज़्यादा होना बैंक के लिए बढ़िया है या कम, और क्यों? सर एक तरीके से सर कासा ज़्यादा होना बैंक के लिए थोड़ी प्रॉफिटेबल रहता है, वाई? क्योंकि सर कासा में पहली बात तो ये कि इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, करंट अकाउंट में तो देता ही नहीं, सेविंग में बहुत कम देता है, लगभग नेग्लिजिबल आरडी की तुलना में। तो एक तरीके से बैंक का जो प्रॉफिट रहता है वो ज़्यादा हो जाता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। और ओके, साथ में सीआरआर कितना अभी? सर सीआरआर सर 4.5%। तो ये 4.5% किसका 4.5% है? सर टोटल नेट डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट, मतलब एनडीटीएल का ही 4.5% जो होता है सीआरआर होता है। तो सीआरआर क्या है? सर सीआरआर मींस कैश रिजर्व रेशियो। सर ये एक रेशियो रहता है, मतलब एक निश्चित मात्रा में पैसे जो मनी है वो बैंक को अपने एनडीटीएल में से डेली बेसिस पे आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं, ताकि कुछ फ्यूचर में अगर बैंक की कुछ डूबने वगैरह की कगार आ गई तो डिपॉजिटर्स तो जो सीआरआर का पैसा होता है, क्या बैंक उसे गोल्ड खरीद सकता है, नो सर, गवर्नमेंट प्योर सिक्योरिटीज कैश। खरीद सकता है? नो सर प्योर कैश। प्योर कैश के फॉर्म में वहाँ रखना होता है, ठीक है। तो उससे कुछ अर्निंग होती है उनको? नो सर एक तरीके से बैंक मतलब इसको मतलब अर्निंग तो नहीं होती, बैंक एक तरीके से मतलब वो पैसा किसी और यूज में नहीं हो सकता, एक तरीके से बैंक का लॉस होता है। बैंक का क्या होता है? लॉस होता है, क्योंकि वो उसमें प्रॉफिट नहीं कमा पाता है ना, ठीक है। तो एसएलआर कितना है अभी प्रेजेंटली? सर 18%। 18% है। जी। तो ऐसा एसएलआर है क्या, और वो सीआरआर से कैसे अंतर करता है? सर एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी फैसिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो। सर एक्चुअली होता है कि जैसे बैंक आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है, आरबीआई ने कहा है कि बैंक को अपनी सेफ्टी के लिए जो टोटल अमाउंट है एनडीटीएल है उसका 18% किसी न किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, या फिर हो सकता है कैश में रखे या गोल्ड रखे, ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और बैंक भी इसमें कैश का नहीं रखता, ज़्यादातर गोल्ड या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखता है, क्योंकि बैंक भी चाहता है कि उसको अच्छे रिटर्न्स मिले इसके। तो इसमें वो रिटर्न कमा लेता है ना, ठीक है। अच्छा, जैसे रेपो रेट है, तो रेपो रेट में बैंक्स जब आरबीआई से लोन लेते हैं तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स वगैरह जो है उस पर मतलब डिपॉजिट करता है, तो उसके एवज में उसे लोन मिलता है। तो जो एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, है ना, क्या उसको वो रख सकता है रेपो रेट, मतलब रेपो रेट के थ्रू लोन लेते वक्त? नो सर नहीं रख सकता। कि सर क्राइटेरिया है कि उसके बाद भी बियॉन्ड ही जाके अगर बैंक पे पैसा होगा तभी बैंक कुछ ना कुछ लोन देगा। तो मीन्स रेपो रेट के थ्रू अगर बैंक लोन लेना चाहता है तो उसे अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वहाँ डिपॉजिट करनी होती है, यही है क्या? जी सर, उसके ऊपर अगर कोई सिक्योरिटीज ने डिपॉजिट की है, सिक्योरिटी में पैसा डाल दे बैंक में, तो वो रख सकता है। क्या कोई ऐसा अपवाद है जहाँ पे बैंक्स जो हैं एसएलआर का यूज कर सकते हैं लोन लेने के लिए या अपनी सिक्योरिटीज जमा कराने के लिए? सर इसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं, एमएसएफ। सर इसमें एक तरीके से आरबीआई बैंकों पे एक तरीके से पेनल्टी लगाता है, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट रेट हाई होती है, आमतौर पर 6.75% है अभी। तो इसमें ऐसा होता है कि आरबीआई बैंकों को परमिशन दे देता है कि 2% ऑफ एनडीटीएल, जो मतलब वो 18% करना होता है, मतलब एसएलआर, इसमें बैंक परमिशन दे देता है आरबीआई की वो 16% तक रखें, बाकी जो ऊपर के 2% इसको रख सकते हैं एमएसएफ में ऐसा सिक्योरिटी।
और एमएसएफ के थ्रू लोन ले सकते हैं। बट सर इसके बदले आरबीआई हायर इंटरेस्ट रेट अप्लाई करता है। ओके ठीक है, चलो ठीक है, हम पेमेंट बैंक की भी बात कर रहे थे फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत। तो अभी आरबीआई ने एक पेमेंट बैंक है जिस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और उसकी सर्विसेज को बाढ़ किया है। क्या नाम है उस पेमेंट बैंक का? पेटीएम पेमेंट्स। कौन है उसके सीईओ? विजय शेखर शर्मा। ओके ठीक है, तो क्यों लगाए उन्होंने इस पे इस तरह की सर मतलब जो बाढ़ किया है, क्या रीजंस रहे? सर वैसे तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को इससे पहले कई बार बंद किया जा चुका था। तो एक्चुअली जब आरबीआई की रेगुलेटरी बॉडी है बैंक्स की, तो अगर कोई आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं मानता है तो आरबीआई पे ये हक होता है कि वो सेक्शन 35A के तहत बीआर एक्ट के किसी बैंक को लाइसेंस भी रद्द कर सकता है। लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। हाँ जी। तो क्या क्या वायलेशन हुई थी? सर आरबीआई ने तो अभी अपनी तरफ से कुछ खुलासा नहीं किया। कुछ तो बातें निकल कर आई हैं, कुछ तो हाँ सर, मतलब कुछ कुछ बातें जो बल्कि निकल कर आई। आप कह रहे हैं खुलासे नहीं किए हैं। मुझे थोड़ा ध्यान आ रहा है, मैंने जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनका एक छोटा सा बाइट देखा था, वीडियो बाइट थी, तो उसमें वो कुछ बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वायलेट हुई है, कैसे उन्होंने इनको पहले भी वार्न किया है। तो कुछ सर हाँ, मतलब अभी तक जितना मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट आई है उसके हिसाब से इतना था कि जो आरबीआई ने जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट देता है, जो ऑडिट की रिपोर्ट देता है बैलेंस शीट वगैरह की, तो उसमें जो ऑडिट किया होता है उन्होंने उसमें अमाउंट मतलब जितना बोला हुआ था, जितना उन्होंने क्लेम किया था कि आरबीआई के पास, उतना एक्चुअल में नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ जो एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट करवाई थी अभी रिसेंटली फेब में शायद, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। एंड बाकी तो सर न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मतलब फेक केवाईसी एक तरीके से की है कि एक पैन कार्ड में कई वो किए हैं, अकाउंट्स खोले गए हैं, एंड एक तरीके से डिपॉजिट्स 2 लाख से बढ़ा के कई अकाउंट्स में ज़्यादा डिपॉजिट पड़ा हुआ। लोन, क्या वो लोन भी ऑफर कर रहे थे? लोन भी ऑफर कर रहे थे जो उनको अलाउड नहीं है। एंड ये भी है सर कि चाइनीज इन्वेस्टर्स, अलीबाबा की एक कंपनी है सब्सिडियरी, उसका भी इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं से डाटा ब्रीच हो रहा था। डेटा ब्रीच हो रहा था इंडिया की मतलब सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया के। तो ये सारे रीजंस थे जिसके कारण आरबीआई ने इसको बाढ़ किया। ठीक है ठीक है, 15 तारीख तक एक्सटेंशन हो गया। अच्छा 15 तारीख तक का एक्सटेंशन हो गया। ओके गुड, ठीक है। कितने पेमेंट्स बैंक हैं अभी इंडिया में? सर ये एक्चुअली रिकॉर्ड, अच्छा ये नहीं रिकॉल हो रहा है। अच्छा अभी रेड सी में भी कोई सी रूट, मतलब रेड सी के थ्रू जो सी रूट है, ट्रेड रूट है, वहाँ पे किसी मतलब कोई जो टेररिस्ट आउटफिट है वो शिप्स को टारगेट कर रहा था, है ना? सर उस टेररिस्ट आउटफिट का नाम पता है आपको? सर हुतीस। तो ये किस देश में है? सर यमन में है। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा कर रहे थे, क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं? सर एग्जैक्ट तो पता नहीं है। अच्छा तो ये जो मतलब वहाँ पे जो मर्चेंट शिप्स हैं या जो भी जहाज हैं उन पे अटैक कर रहे हैं, तो उनसे मिसाइल अटैक कर रहे हैं, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सर कहीं ना कहीं से जो सी रूट है, वो रेड सी वाला रूट है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल हमारी या पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए? ग्लोबल इकोनॉमी का वो इम्पोर्टेंट रूट है, क्योंकि वो एक तरीके से ऐसा रूट है जिससे एशिया के साथ यूरोप भी और वेस्टर्न अमेरिका भी कनेक्ट रहते हैं। एंड वो एरिया जो था बीच का, उसमें जो वो एरिया था वो बहुत क्रूशियली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके से अब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल ये चाइना भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके तहत तो वो रूट एक ऐसा रूट था जिसमें चाइना की भी उतनी नज़र नहीं गई थी। तो रूट थोड़ी इंपॉर्टेंट रूट था, उससे एक्सपोर्ट वगैरह को, किसी देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जाके इफेक्ट करता है। तो अच्छा अब उस ट्रेड रूट की जगह कौन सा अल्टरनेटिव ट्रेड रूट का यूज़ किया जाता है? सर अभी फिलहाल तो सर एक तो जैसे वो रूट थोड़ा बाधित हुआ उस दौरान, तो फिर जिनको जो रूट यूज़ कर रहे थे उन्होंने दूसरा रूट अपनाया। वो रूट के बारे में पता आपको? नहीं पता है। ठीक है ठीक है अभिषेक, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा आपके साथ। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। नो सर। ओके ठीक है, गुड, बढ़िया।